वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी आनंदा कोचिंग क्लासेस में। अपन शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर का रिवीजन। मैंने फुल चैप्टर की फुल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, लिंक वहां जाके देख लेना। अभी फिलहाल मैं रिवीजन करवा रही हूँ सेकंड चैप्टर का। यहाँ कोई पॉइंट नहीं समझ में आया था जो सेकंड चैप्टर में रह गया हो तो वहाँ यहाँ समझ लेना और मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है। तो अपना जो सेकंड चैप्टर है, अपना जो सेकंड यूनिट है वो है बेस और एसिड, अम्ल और क्षार, अम्ल व क्षार। अपनी सेकेंड यूनिट है अम्ल व क्षार, एसिड और बेस। तो अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, खट्टे हो, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो वह क्या होते हैं? एसिड। अम्ल जो स्वाद में कड़वे हो वह क्या हो गए? बेस, क्षार। तो जो अम्ल होते हैं वे स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और जो बेस होंगी, जो क्षार हो गया, जो क्षार होगा वो स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। कैसा होगा? कड़वा होगा। तो दूसरी चीज, जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है कौन? अम्ल करता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, अम्ल का उल्टा। तो जो अम्ल रहेगा, एसिड रहेगा, वह क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। नीला लिटमस पत्र क्या करे? किस में चेंज कर देगा? लाल में चेंज करता है। लेकिन जो बेस होते हैं वह लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज करता है? नीले में चेंज करता है। तो ये अम्ल और क्षार पहचानने की कुछ ट्रिक्स है जिससे पता चलता है कि अम्ल और क्षार, कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल में चेंज कर देते हैं। लेकिन क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीले में चेंज कर देते हैं। अम्ल और क्षार का समझ में आ गया कि अम्ल और क्षार क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना अम्ल के और क्षार के। तो अम्ल और क्षार के एग्जाम्पल देखना। अम्ल है जैसे HCl हो गया या HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। ये सब क्या है? एसिड है, अम्ल है। HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। क्षार की बात करूं तो क्षार क्या होते हैं? जैसे NaCl हो गया, ये क्या है? क्षार में आता है। क्यों? क्योंकि स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार में ये कुछ डिफरेंस है जो याद होने चाहिए। 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि एसिड या बेस में अंतर बताओ या एग्जाम्पल बताओ। दोनों में अंतर या फिर एग्जाम्पल या फिर अम्ल की डेफिनेशन या फिर क्षार की डेफिनेशन, कुछ ऐसे है। तो ये चीज नोट करना। देखना कि कुछ अम्ल की बात करें तो कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले एसिड, मतलब जो नेचुरली अपने घरों में देखते हैं एसिड किस किस में पाया जाता है, कौन कौन से एसिड किस किस में पाए जाते हैं नेचुरली तरीके से जो एसिड है उनकी बात करें तो देखना जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। नींबू व संतरा जिसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसके अंदर? नींबू व संतरा के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो सिट्रिक अम्ल किसके अंदर? नींबू व संतरा के अंदर। दूसरा देखो सिरका जिसके अंदर एसिटिक अम्ल प्रेजेंट होता है। ये नेचुरली अम्ल है जो नेचुरली पदार्थों में पाए जाते हैं, जो सिरका है। तीसरा जैसे टमाटर हो गया, दही हो गई। ये सब नेचुरली पदार्थ है जिनके अंदर अपने को अम्ल देखने को मिलता है। टमाटर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ऑक्जेलिक एसिड
दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल। तो ये नेचुरली पदार्थों में पाए जाने वाले कुछ एसिड हैं, ये जिनके नाम है, नींबू संतरा में अपने को सिट्रिक अम्ल मिल जाएगा, सिरका के अंदर अपने को एसिटिक अम्ल मिल जाएगा, टमाटर के अंदर अपने को ऑक्जेलिक अम्ल मिल जाएगा, दही के अंदर अपने को लैक्टिक अम्ल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखो क्षार, फिर बात करूं मैं सूचक के बारे में, फिर बात करूं मैं सूचक के बारे में, फिर बात करूं मैं सूचक के बारे में। तो सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति, उसके रंग में परिवर्तन या उसके गंध में परिवर्तन द्वारा सूचित किए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के अंदर गंध है, स्वाद है, उसका कलर है, उसके द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। सूचक वे पदार्थ जो विलयन के अंदर, किसके अंदर? विलयन में, मान लो ये कोई विलयन है, इसके अंदर अम्ल है या क्षार है, वो पदार्थ बताते हैं कि एसिड है या बेस है। इस विलयन के अंदर एसिड है या बेस है, उस चीजों का पता लगाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। कैसे पता लगाएंगे? ताप के द्वारा, कलर के द्वारा, गंध के द्वारा, स्वाद के द्वारा, किसी के भी द्वारा। तो वे ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन के अंदर, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन के अंदर अम्ल या क्षार की उपस्थिति का, अम्ल या क्षार की उपस्थिति का ताप के द्वारा, रंग के द्वारा पता लगाते हैं, सूचित करते हैं कि ये एसिड है इसके अंदर या इसके अंदर बेस है, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। देखो सूचक के प्रकार, तो पहला प्रकार सूचक का है प्राकृतिक सूचक। पहला प्रकार सूचक का है प्राकृतिक सूचक, जो नेचुरली अपने को प्राप्त होते हैं, जो अपने को नेचुरली प्राप्त होते हैं, मतलब जो अपने को ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, स्रोत होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, वे सूचक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। कैसे? जैसे हल्दी हो गई, जो नेचुरली अपने को प्राप्त होती है। लिटमस हो गया, जेरेनियम हो गया। तो ये क्या है? ये नेचुरली सूचक है, नेचुरली सूचक है जो पता लगाते हैं कि किसी विलयन के अंदर एसिड है या फिर बेस है। तो अब देखो इसमें एक जो लिटमस विलयन है, वह क्या होता है? एक बैंगनी रंग का सूचक होता है। लिटमस विलयन क्या होता है? एक बैंगनी रंग का सूचक होता है। लिटमस जो सूचक है वो कैसा होता है? बैंगनी रंग का एक वर्णक होता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है? लीचेन नामक पौधे, थैलोफाइटा के लीचेन नामक पौधे से। ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिटमस होता है, लिटमस सूचक है, वह कैसा होता है? पहली चीज तो ये बैंगनी कलर का होता है, ठीक है, बैंगनी कलर का होता है। दूसरी चीज ये कहाँ से प्राप्त होता है? थैलोफाइटा के लीचेन पौधे से। थैलोफाइटा के लीचेन पौधे से ये सूचक प्राप्त किया जाता है। नेचुरली प्राप्त सूचक होता है लिटमस। थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटमस के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे टाइप का जो सूचक होता है वो होता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? ऐसे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, मतलब कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। जो सूचक कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, वह सूचक क्या कहलाएंगे? संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। ये अपने को कोई प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, ये अपने द्वारा तैयार किए जाते हैं, संश्लेषित तैयार किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, कि जैसे पहला हो गया मेथिल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है,
मेथिल ऑरेंज हो गया, दूसरा हो गया फिनोल्फथैलिन, दूसरा कौन सा हो गया फिनोल्फथैलिन। तो ये दो सूचक आपके दिए हुए हैं, जो कौन से हैं संश्लेषित सूचक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलिन, जो अपने द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो अपने को प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो वह कौन से हो गए संश्लेषित सूचक हो गए। फिर तीसरा है गंधीय सूचक, तीसरा लिखना गंधीय सूचक। तीसरा है गंधीय सूचक, मतलब गंधीय सूचक मतलब ऐसे सूचक, ऐसे सूचक जो किसी की एसिड की या क्षार की स्मेल से पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस है, तो वे सूचक क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। मतलब जो अम्ल व क्षार का गंध द्वारा पता लगाए, गंध द्वारा पता लगाए, वह क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक। वह क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखना इसके, जैसे प्याज हो गया, वेनिला हो गया, प्याज हो गया, वेनिला हो गया, ये किस में आते हैं, गंधीय सूचक के अंदर आते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं अम्लों के गुणधर्म, अम्लों के गुणधर्म। अम्लों के गुणधर्म की बात करूं मैं, तो अम्ल कैसे होते हैं, मैंने अभी बताया अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल करते हैं, खट्टे होते हैं, प्लस ये किसी भी विलयन के अंदर घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। किसी भी विलयन के अंदर घुलकर क्या देंगे, H+ आयन देते हैं। प्लस जलीय और ये क्या करते हैं, जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। जलीय विलयन के अंदर क्या करेंगे, विद्युत का चालन करते हैं। जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। पहली चीज अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी चीज नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। तीसरी चीज H+ आयन देते हैं। और चौथा किसी भी जलीय विलयन में घुलकर विद्युत का चालन करते हैं। किसी भी विलयन के अंदर घुले हुए हो विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे, एसिड। अगर बात करूं मैं क्षार की, तो जो क्षार होते हैं वह कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला करते हैं। और प्लस कौन से आयन देते हैं, OH- आयन। किसी भी जलीय विलयन में घुलकर कौन सा आयन देंगे, OH- आयन देते हैं। किसी भी विलयन के अंदर घोल दो इनको तो, और ये इनको छूने पर कैसा लगता है, साबुन जैसे। इनको टच करो तो कैसे लगेंगे, ये साबुन की तरह लगते हैं। हाथ में लेते ही साबुन की तरह चिकने लगते हैं। तो जलीय विलयन के अंदर घुलकर H- आयन देते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। प्लस लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। और कैसे टच करने पर कैसे दिखते हैं, ये साबुन की तरह लगते हैं। ठीक है, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाऊं, अगर मैं अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाऊं, किसकी, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगर मैं अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो यह धातुओं के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। यह धातुओं के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेंगे। हाइड्रोजन गैस का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे धातुओं के साथ रिएक्शन करके। जैसे कोई एग्जांपल लिखूं मैं इसका, तो Zn+H2SO4। Zn क्या है, यहाँ पे एक धातु है। जिंक क्या है, यहाँ पे एक धातु है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं,
प्लस H2SO4 के साथ करवाऊं, H2SO4 के साथ मैं रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ जो अम्ल होते हैं धातु के साथ रिएक्शन करके क्या उत्सर्जित करते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या उत्सर्जित करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल लिखूं, Fe प्लस HCl, Fe प्लस HCl तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2। क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। तो जो अम्ल होते हैं वह धातुओं के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, क्षारों की धातु के साथ रिएक्शन, क्षारों की धातु के साथ रिएक्शन करवाऊं। अगर जब क्षारों की धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्षार भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। क्षारों की धातु के साथ रिएक्शन करवाने पर क्षार क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल देखना, Zn एक धातु है, NaOH क्या है, एक क्षार है, एक बेस है। इसकी रिएक्शन जब मैं जिंक धातु के साथ करवाऊं, बेस की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं, जिंक धातु के साथ करवाऊं, तो Na2 ZnO2 प्लस H2। मेन अपने को क्या देखना है कि हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ है किसकी, जब क्षारों की या अम्लों की धातुओं के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, अगर धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाऊं, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट की जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लवण प्लस जल। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लवण प्लस जल का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने कोई धातु कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसकी रिएक्शन में करवाऊं अम्लों के साथ, इसकी रिएक्शन में करवाऊं अम्लों के साथ, मैंने HCl एसिड ले लिया। अगर मैं धातु कार्बोनेट की किस रिएक्शन एसिड के साथ करवाती हूँ, अम्लों के साथ करवाती हूँ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस जल बनेगा प्लस लवण बनेगा। बनाओ, तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो CaCl2 प्लस HCl प्लस CO2 प्लस H2O, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, CO2 का फॉर्मेशन हुआ, प्लस साथ में क्या बना, जल बना। अगर जब अम्ल या क्षार की जब धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, प्लस जल बनता है, प्लस जल बनता है और लवण तो बनता ही है। तो एक और एग्जांपल समझते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 की रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाओ, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। NaCl क्या है, एक लवण है, CO2 गैस और H2O बन गया। अब देखो, अगर मैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाऊं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो क्या होता है कि जब अपन धातु कार्बोनेट की हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का फॉर्मेशन होगा। जैसे कोई एग्जांपल लूं मैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन में करवाऊं, अम्लों के साथ करवाऊं, H2SO4 में यहाँ एक एसिड ले रही हूं, H2SO4 अपन यहाँ एक एसिड लेते हैं जिसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा
Na2SO4 लवण प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल। तो जब अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्लों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो भी लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, जब एसिड और बेस की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब मैं किसी एसिड अम्ल प्लस क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाऊं तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। यहाँ जैसे अम्ल मैंने ले लिया HCl और क्षार मैंने ले लिया NaOH, अम्ल मैंने ले लिया HCl। जब मैं अम्ल और क्षार के आपस में रिएक्शन करवाती हूँ, जब HCl और NH के अपन आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल NaCl प्लस H2O बनेगा। अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शन करवाने से लवण प्लस जल बनता है। अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओ। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। जब अपन अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जल प्लस लवण का फॉर्मेशन होता है। किसका? जल प्लस लवण बनता है। जैसे अब एन एग्जांपल लूं मैं Na2O का, Na2O क्या हो गया? धातु ऑक्साइड हो गई। सोडियम यहाँ क्या है? धातु है। अगर किसी HCl के साथ अम्ल, कोई भी अम्ल ले लो, HCl ले रही हूं मैं यहाँ, अगर HCl के साथ में रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा, लवण प्लस जल। तो एसिड की रिएक्शन, अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ करवाने पर? धातु ऑक्साइडों के साथ करवाने पर लवण प्लस जल का फॉर्मेशन होता है, लवण प्लस जल। अब क्षार की मैं अधातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करवा के देखूं, मैंने यहाँ क्षार लिया है, अगर मैं इसकी रिएक्शन अधातु ऑक्साइडों के साथ करवाऊं, क्षार की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं? अधातु ऑक्साइडों के साथ करवाऊं तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल का फॉर्मेशन होगा। क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल का फॉर्मेशन होगा। क्या इसका होगा? लवण प्लस जल का फॉर्मेशन होगा क्षार की रिएक्शन अधातु ऑक्साइडों के साथ करवाने पर। तो इसका एग्जाम्पल देखना, जैसे यहाँ मैं कोई क्षार ले रही हूँ, NaOH ले रही हूँ, कोई भी क्षार ले लो, NaOH प्लस अधातु ऑक्साइड CO2, इसकी रिएक्शन करो। अधातु ऑक्साइड की रिएक्शन अगर क्षार के साथ करवाओ तो क्या प्राप्त होगा? लवण प्लस क्या बनेगा? जल। ठीक है, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइडों के साथ करवाते हैं तो भी लवण प्लस जल का फॉर्मेशन होता है। जब क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइडों के साथ करवाते हैं तो भी लवण प्लस जल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, तन्नुकरण। तन्नुकरण
तनुकरण क्या होता है? तनुकरण क्या होता है कि जब जल में अम्ल व क्षार मिलाने पर, जब जल में अम्ल व क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी आ जाए तो वह क्या कहलाएगी? तनुकरण कहलाएगी। मतलब किसी भी अम्ल या क्षार जल के अंदर, अगर मैं जल के अंदर में अम्ल या एसिड या क्षार मिला दूं तो उसके आयतन में क्या हो जाएगा? इकाई आयतन में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? इकाई आयतन में कमी आ जाएगी। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तनुकरण कहलाती है। जल में अम्ल व क्षार मिलाने पर, अम्ल व क्षार मिलाने पर उसमें इकाई आयतन की कमी आ जाएगी। इकाई आयतन की कमी आ जाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तनुकरण कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल क्या होती है कि पीएच स्केल एसिड व क्षार के बारे में अपने को बताती है। एसिड व क्षार के बारे में अपने को बताती है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने की स्केल। किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या OH आयन की सांद्रता ज्ञात करती है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है तो वह विलयन कैसा होगा? एसिड होगा। अगर OH माइनस आयन ज्यादा है तो वह विलयन कैसा होगा? क्षार होगा। तो ये किसके द्वारा पता लगाया जाता है? पीएच स्केल के द्वारा। तो ये एक सूचक की तरह काम करती है। यह भी एक सूचक की तरह काम करती है कि भाई एसिड है या बेस है, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वह विलयन कौन सा होगा? अम्ल या एसिड। और OH माइनस आयन ज्यादा है तो वह विलयन कौन सा होगा? क्षार। ठीक है, वह विलयन कौन सा होगा? क्षार। नेक्स्ट पॉइंट लिखना प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है कि मतलब ऐसा विलयन, प्रबल अम्ल क्या होता है कि ऐसा विलयन जो हाइड्रोजन आयन की, जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे, वह कौन सा हो गया? प्रबल अम्ल, या अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल। कौन सा कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे तो वो अम्ल कौन से कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अधिक संख्या में उत्पन्न करने वाले हाइड्रोजन आयन कौन से हो गए? प्रबल अम्ल हो गए। कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कौन से हो गए? दुर्बल अम्ल हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना इसके। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल जैसे HCl है, HCl, H2SO4। दुर्बल अम्ल का है CH3, COOH, एसिटिक एसिड। फिर लिखना प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार मतलब वे क्षार जो अधिक मात्रा में OH आयन उत्पन्न करे, वे कौन से हो गए? प्रबल क्षार। जो अधिक मात्रा में या कम संख्या में OH माइनस उत्पन्न करे, वो कौन से हो गए? दुर्बल क्षार। वह कौन से हो गए? जो अधिक संख्या में OH, किसी भी विलयन के अंदर जो ज्यादा संख्या में OH माइनस दे रहा है, वह कौन से हो गए? प्रबल क्षार हो गए। जो कम संख्या में OH माइनस दे रहा है, वह कौन से हो गए? दुर्बल क्षार हो गए। एग्जाम्पल देखना इसके। जैसे प्रबल क्षार का मैं एग्जाम्पल लिखूं, NaOH,
NaOH है, KOH है, और दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल NH4OH, NH4OH। ये कौन से हो गए दुर्बल क्षार, ये कौन से हो गए प्रबल क्षार। ये क्या करते हैं, विलयन में OH माइनस ज्यादा देते हैं, ये विलयन के अंदर OH माइनस कम देते हैं। फिर लिखना अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब 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 जल की पीएच का मान क्या हो, 7 से कम हो। जब जल की पीएच का मान क्या हो, 7 पे तो जल उदासीन रहता है, 7 पे उदासीन रहता है, पीएच स्केल में 7 पे उदासीन रहेगा। 7 से पहले वाले सारे कौन से हो गए अम्ल में, 7 के बाद वाले सारे कौन से हो गए क्षार। तो जब जल का मान क्या हो, 7 से कम हो जाए, 7 से डाउन चला जाए, तो वह वर्षा कौन सी कहलाएगी, अम्ल वर्षा कहलाएगी। अम्ल वर्षा का मान कितना होता है 5.6, कितना होता है 5.6 से 5.6 या 5.6 से कम होते ही वह वर्षा कौन सी कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, जब अम्लीय वर्षा का जल अपन नदी में प्रवाहित करते हैं, तो पीएच का, नदी के पानी का पीएच का मान क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें अम्लीय वर्षा का जो जल है वो मिक्स हो चुका है, मिल चुका है। तो ऐसी नदी में, तो जब अपन नदी के अंदर अगर पीएच का मान कम हो जाए, नदी के अंदर ये पीएच का मान कम हो जाए या अम्लीय वर्षा हो जाए, तो जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। जो जीवधारी नदी के अंदर रह रहे हैं, जो जीवधारी नदी के अंदर रह रहे हैं, उनका जीवित रहना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो कलर है, ताजमहल का जो सफेद कलर है वो कैसा पड़ने लगा, काला पड़ने लगा। किसकी वजह से, अम्लीय वर्षा की वजह से। क्यों, क्योंकि अम्लीय वर्षा का पीएच का मान क्या होता है 5.6 से डाउन होता है। अगर नदी में चला जाए तो जीव जीवित नहीं रह सकते। संगमरमर के ऊपर अम्लीय वर्षा होते ही उसका कलर काला पड़ने लग गया। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित होता है और अम्ल से रिएक्ट कर देता है। जो संगमरमर है, जो संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट जो क्या करता है, अम्लीय वर्षा में उपस्थित अम्ल से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट होने की वजह से उसका कलर कैसा हो गया, काला हो गया। तो किसकी वजह से, अम्लीय वर्षा की वजह से। तो अपने दैनिक जीवन में अगर अपन पीएच का महत्व देखें, अपने दैनिक जीवन में अगर अपन पीएच का महत्व देखें, तो ये देखते हैं कि हमारे शरीर में पीएच, हमारे अपनी बॉडी के अंदर जो पीएच है उसका मान कितना होता है, हमारे शरीर के अंदर पीएच का मान कितना होता है, शरीर में पीएच का मान कितना होता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कितना होता है, 7.0 से 7.8 के बीच होता है। अपनी बॉडी के अंदर पीएच 7, अपनी जो बॉडी है वह 7 और 7.8 पीएच के बीच में काम करती है। तो दैनिक जीवन में कितना पीएच अपने को जो शरीर में काम करती है, दैनिक जीवन में कितना पीएच देखने को मिलता है, 7.0 से 7.8 के बीच देखने को मिलता है। और अगर
कि अपने आसपास के जो पौधे हैं, अपने आसपास के जो पौधे हैं उनको भी पीएच की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी पीएच इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो अपन बोलते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या है, एसिड है। तो हमारे शरीर के अंदर भी उदर में, पेट के अंदर HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। यह हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाने का काम करता है। हमारे अंदर जो एसिड होता है, जो HCl एसिड होता है, वह क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। कहाँ, उदर में प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये अपनी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। प्लस ये क्या करता है, यह जो है हमारे शरीर के अंदर भोजन पचाने का काम करता है। क्या करता है, भोजन पचाने का काम करता है। कौन, HCl एसिड। HCl एसिड। कई बार HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कई बार हमारे उदर में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से, HCl की मात्रा ज्यादा होने की वजह से अपने शरीर में जलन या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए एक क्षारक का प्रयोग होता है, उसके लिए एक क्षार अपनी बॉडी में काम करता है, एंटेसिन क्षारक। एंटेसिन क्षारक अपनी बॉडी में काम करता है। वह क्या करता है, जो ये HCl है इसकी मात्रा कम कर देता है। इसकी मात्रा क्या करता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर जलन नहीं होती। कौन, एंटेसिन क्षारक। एंटेसिन क्षारक किसकी मात्रा कम करता है, HCl की, जो अपने उदर में भोजन पचाने का काम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखना कि जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के डंक में भी मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके, मधुमक्खी के डंक में कौन सा, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। नमक से बनने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, जो अपने पास नॉर्मली घरों में जो नमक होता है, साधारण नमक होता है,
उससे भी कुछ केमिकल बनाए जाते हैं, उससे भी पदार्थ बनाए जाते हैं। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा है तो कपड़े धोने वगैरह में इसमें भी इसका उपयोग करते हैं। प्लस इसका रासायनिक सूत्र NaOH है। तो NaCl से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वह क्या है? कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला नोट कर लेना। प्लस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अगर इसका मैं जलीय विलयन लूं, इसका मैं जलीय विलयन लूं किसका? NaCl का। किसका लिया मैंने? NaCl का मैंने जलीय विलयन लिया है। इसके जलीय विलयन में अगर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूं, इसके जलीय में तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होना उत्पन्न हो जाता है। अगर इसमें मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो क्या होगा? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है अपने पास, वह क्या हो जाएगा? वियोजित होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगा। जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? घुलना शुरू हो गया, वियोजित होना शुरू हो गया। तो और क्षार अभिक्रिया जिसके अंदर अपन NaCl के विलयन में अगर मैं धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH क्या हो जाता है? वियोजित होना, क्या कहलाती है? क्लोर क्षार। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्लोर क्षार। को मैंने जलीय विलयन में घोला तो क्या बनेगा? NaOH प्लस HCl प्लस HCl या H2 प्लस Cl2। तो अपने को क्या चाहिए? मेन सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। अपने को क्या चाहिए? मेन सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो NaCl के विलयन के अंदर अगर धारा प्रवाहित करने पर जो NaOH अपने पास है वो क्या होगा? वियोजित होना शुरू हो जाएगा, घुलना। नेक्स्ट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है वो यूज कहाँ किया जाता है? वहां क्या किया जाता है? पहले बॉक्साइड के धातुकर्म में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज देखे अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देखे अपन। तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? पहला हो गया बॉक्साइड के धातुकर्म में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, प्रयोगशाला के अभिकर्मक में इसका उपयोग किया जाता है। और साबुन, कागज और मिल्क उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पहला बॉक्साइड के धातुकर्म हो गया, दूसरा हो गया अपने पेट्रोलियम के शोधन में, तीसरा हो गया प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, चौथा हो गया साबुन, कागज, मिल्क की जो फैक्ट्रियां होती है, उद्योग होते हैं, वहां भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक फॉर्मूला है CaCl2 CaCO2। तो जब अपन बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, जब बुझा हुआ चूना
बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर अपन क्लोरीन के साथ करवाएं, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अपन क्लोरीन गैस के साथ करवाएं तो अपने को क्या प्राप्त होगा, विरंजक चूर्ण का प्राप्त होगा, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पहला इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि पीने वाले पानी को रोगाणु से मुक्त करने के लिए, कीटाणु से मुक्त करने के लिए, पीने वाला जो जल है वो रोगाणु मुक्त कीटाणु मुक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज किया जाता है वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में इसका यूज किया जाता है, हाँ वस्त्र उद्योगों में। तीसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो अपनी साइंस लैब वगैरह होती है वहां इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कागज के उद्योगों में इसका व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेकिंग सोडा, पॉइंट देखते हैं बेकिंग सोडा, जिसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, खाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है खाने का सोडा। बेकिंग सोडे का उपयोग खाने के में भी यूज किया जाता है, जैसे खस्ता पकौड़े घरों में बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है वो है NHCO3, NHCO3। जो बेकिंग सोडे का यूज है वो कहाँ किया जाता है, खस्ता पकौड़े बनाने में, घरों में देखने को मिल जाएगा आपको। तो दूसरा पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका यूज किया जाता है, जो ज्यादातर लोगों को, काफी लोगों को एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उसकी अम्लता, पेट की अम्लता को दूर करने में भी बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों के रूप में, अग्निशामक यंत्रों के रूप में इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो सोडा वाटर की दुकानें हैं, सोडा वाटर की दुकानों पर पेय पदार्थों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जहां सोडा वाटर वगैरह तैयार किए जाते हैं, पेय पदार्थों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका बेकिंग सोडे का, बेकिंग सोडे का जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये घरों में इसका यूज करते हैं, प्रयोगशाला में भी इसका यूज करते हैं, पेय पदार्थ के रूप में सोडा वाटर वगैरह की दुकानों में पेय पदार्थ के रूप में इसका यूज करते हैं, प्लस अग्निशामक यंत्रों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना धोने का सोडा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना धोने का सोडा। धोने का सोडा, तो मैं धोने की सोडे की बात करूं तो धोने का सोडे का फॉर्मूला है Na2CO3 प्लस 10H2O। धोने का सोडा अपने जो है वो घरों में देखने को मिल जाएगा, घरों की साफ सफाई में यूज किया जाता है, घरों में देखने को मिल जाएगा धोने का सोडा। कागज है, साबुन है, कांच है, उस उद्योगों में इसका यूज किया जाता है, प्लस घरों की साफ सफाई में इसका यूज किया जाता है। प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ, कांच वगैरह की फैक्ट्रिया हो गई, साबुन वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है, साबुन की फैक्ट्रिया वगैरह है वहां इसका उपयोग किया जाता है, प्लस इसकी जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका यूज किया जाता है। हाँ, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका यूज किया जाता है, किसका, धोने के सोडे का। नेक्स्ट पॉइंट लिखना प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो हड्डियां वगैरह टूट जाती है, जो हाथ पे जो प्लास्टर बांधा जाता है वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हॉस्पिटल्स के अंदर इसका यूज किया जाता है जब हड्डियों को जोड़ने के लिए, किसके लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए, ताकि वो एक जगह स्टे रहे। तो वहां जो बांधा जाता है व्हाइट कलर का पट्टा या व्हाइट कलर का वो ऊपर, वो क्या होता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब अपन जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर
जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर वहां क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम डाइहाइड्रेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है, वही क्या है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो जब जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर वह क्या बनाएगा, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाएगा या कैल्शियम डाइहाइड्रेट बनाएगा, वही अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका यूज किया जाता है भवन निर्माण में। इसका यूज कहाँ किया जाता है, भवन निर्माण में, घर वगैरह बनाने में, बड़े बड़े भवन वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। प्लस मूर्ति वगैरह बनाने में, तो सजावट के सामान है वो बनाने में, सजावट के सामान बनाने में इसका यूज किया जाता है। भवन निर्माण में इसका यूज किया जाता है। मूर्तियां वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। प्लस दंत चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है। हाँ, दंत चिकित्सा के अंदर इसका यूज किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। तो अपने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पहला इसका उपयोग कहाँ हो गया, भवन निर्माण में, घरों में, दूसरा मूर्ति बनाने में, तीसरा सजावटी सामान बनाने में, चौथा दंत चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा कि हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर सेकंड चैप्टर में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, कुछ रह गया है डाउट, तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना। टॉपिक का नाम वगैरह लिख के अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो, उसकी अलग से समझा दूंगी मैं। और सेकेंड चैप्टर में तो मैंने ये वन शॉट में रिवीजन करवाया है। अगर इसमें आपको इससे थोड़ा खुल के डीपली पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां देख लीजिएगा, मैंने वीडियो डाल रखी है सेकेंड चैप्टर की। तो यहाँ तक क्लियर होता है अपना सेकेंड चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थर्ड चैप्टर का रिवीजन शुरू करेंगे अपन।